एंड वेलकम एवरीवन। वेलनेस पॉडकास्ट के एक और विशेष एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी वेलनेस और लाइफ कोच नेहा। दोस्तों, पिछले एपिसोड को आप सभी ने जो प्यार दिया उसके लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम उन महान महर्षि की बात करेंगे जिनकी लिखी बातें हजारों साल बाद भी आज के मॉडर्न साइंस को चुनौती देती हैं और राह भी दिखाती हैं। जिसने मृत्यु को मात देने का विज्ञान आयुर्वेद हमें दिया। जी हाँ, हम बात करेंगे आचार्य चरक के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम वेलनेस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद होते हैं आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर विकास मटलोटिया जी। उनका भी हम वेलकम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वेलनेस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए हम वेलकम करते हैं हमारे आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर विकास मटलोटिया जी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे एपिसोड में। धन्यवाद नेहा जी। आज का विषय जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि भारतीय चिकित्सा की उस नींव के बारे में है जिसने पूरी दुनिया को जीने की कला सिखाई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महर्षि चरक की, जिनके बिना आयुर्वेद की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आज के युग में नेहा जी, अगर आयुर्वेद की का जो पाठ्यक्रम है, आयुर्वेद की जो शिक्षा है, अगर वो टिकी हुई है तो वो चरक के सिद्धांतों पे, चरक संहिता पे टिकी हुई है। तो आज का हमारा विषय जो है वो चरक के ऊपर और चरक के द्वारा जो है प्रतिसंस्कृत की हुई, चरक के द्वारा जाने वाली चरक संहिता के ऊपर रहने वाला है। तो आज हम चरक जी की बात करेंगे और साथ में हम डिकोड करेंगे कि चरक संहिता में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारी लाइफ से, हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति से या मॉडर्न साइंस से मिलती जुलती हैं। डॉक्टर साहब, और हमने ये एपिसोड लाया भी तो हमारे व्यूअर्स की डिमांड पे ही है। उन्हीं की तो डिमांड थी कि हम आचार्य चरक जी के बारे में डिटेल में बात करें, तो आज हम ले आए उनके लिए ये। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आचार्य चरक के बारे में कहा जाता है कि वे धरती के ही नहीं थे, तो इस दिव्य अवतार की कहानी आखिर है क्या? जी बिल्कुल नेहा जी, ये बात सुनकर हमारे दर्शकों को अपनी विरासत पे, अपनी संस्कृति पे बहुत ही गर्व होगा। भारतीय परंपरा और भाव प्रकाश जैसे ग्रंथों में आचार्य चरक को जो है वो साक्षात शेषनाग जी का अवतार माना हुआ है। शेषनाग और एक चिकित्सक में क्या संबंध हो सकता है डॉक्टर साहब? जी, इसके पीछे ना नेहा जी एक बहुत ही इमोशनल भावनात्मक कथा है। कहते हैं, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी कि जैसे जैसे धरती पे जो है वो रोग बढ़ना शुरू हुए थे, तो हर जगह जो है वो त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया था। फिर भारद्वाज जी जो है वो इंद्र जी के पास गए थे और वहाँ से जो है वो आयुर्वेद के ज्ञान को धरा पे लेके आए थे ताकि लोगों में आरोग्यता आ सके। लेकिन जब ये शेष नाग के रूप में आचार्य चरक स्वर्ग में थे, तो वो स्वर्ग से जब इन्होंने पृथ्वी में देखा कि हर जगह जो है वो लोग जो हैं बीमार हो रहे हैं, बीमारियों से कराह रहे हैं, दुखी हैं और अकाल मृत्यु जो है का वो ग्रास बन रहे हैं, तो उन्हें दया आई। तो उन्होंने निश्चय किया था कि वह जो है एक वैद्य के रूप में धरती पे जन्म लेंगे और मानवता के इस दुखों को जड़ से मिटा कर रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अद्भुत बात है। तो क्या जो उनका नाम चरक था, क्या ये उनका रियल नेम था? देखिए नेहा जी, चरक का जो अर्थ है, तो चरक नाम का जो अर्थ है वो चलने वाला होता है, भ्रमण करने वाला होता है। बेसिकली अगर हम बात करें शास्त्रों में तो दो तरह के हमें शब्द मिलते हैं, एक यायावर और एक शालीन। तो शालीन वो होते हैं जो एक जगह पर जो हैं रहते हैं, एक जगह पर प्रैक्टिस करते हैं, है ना, एक जगह पे ही चिकित्सा करते हैं, मतलब जो एक प्रॉपर एक स्थान पर रहकर चिकित्सा करते हैं या अपनी तपस्या करते हैं, तो उन्हें हम शालीन कहते हैं। लेकिन यायावर तरह के ऋषि वो होते हैं जो पूरे देश में भ्रमण करते हैं। तो आचार्य चरक जी जो थे वो किसी आलीशान महल या क्लिनिक में नहीं बैठते थे, वे गांव-गांव में, जंगल-जंगल में जाकर भ्रमण करते थे ताकि वो हर बीमार व्यक्ति तक
पहुंच सकें। इसलिए लोगों में उनके बीच में बहुत सारा प्रेम था, लोगों के दिल में उनके उनके प्रति बहुत सारा स्नेह था, सम्मान था, और इसलिए मतलब चलते रहने के कारण ही लोगों ने उन्हें आचार्य चरक या चरक जो है कहना शुरू कर दिया था। अद्भुत अद्भुत डॉक्टर साहब। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये दिव्य यात्रा कब शुरू हुई और इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? देखिए नेहा जी, अगर हम इतिहासकारों की बात करें तो इसमें बहुत सारी एक बहस जो है छिड़ जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम एक मतलब अनुमान सा लें और एक जो प्रामाणिकता के साथ अगर हम बात करें तो लगभग ईसा पूर्व तीसरी से दूसरी शताब्दी यानी कि 3rd to 2nd century BC जो है वो आचार्य चरक का काल जो है वो माना जाता है। उनका मुख्य जो कार्य क्षेत्र था वो पंचनंद यानी कि आज जो पंजाब का हिस्सा है और जो हिमालय की बर्फीली वादियां हैं वो रहा। और नेहा जी, ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से, जिसके बारे में हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी हुई थी, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से वो जुड़े रहे, वहाँ पे काफ़ी इन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया। और आप जानते हैं कि उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल हब जो था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तो वहाँ के वो छात्र रहे और बाद में विश्वविद्यालय से जुड़े भी रहे। तो ये तो थी चरक के बारे में जानकारी। उनके परिवार के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी कि उनके परिवार में कौन कौन थे, डिटेल में बताइए हमें। और उनके पिता क्या करते थे, क्या वे भी इसी क्षेत्र से थे? जी नेहा जी, मैं ज़रूर इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बोलते हैं कि जब हम उनके परिवार के बारे में बात करते हैं तो शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि वो उनके पिता का नाम जो था वो महर्षि विशुद्ध था। वो बड़े ही ना सात्विक और विद्वान ब्राह्मण परिवार से जो है वो संबंध रखते। तो उन्होंने आयुर्वेद कहाँ से सीखा? क्या ये ज्ञान इंद्र से आया था? हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी कि ब्रह्मा जी ने इसको स्मरण करा था। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से जो है आपके इंद्र तक ये ज्ञान आया था। फिर भारद्वाज जी तक ये ज्ञान पहुंचा और भारद्वाज जी ने आगे चलकर ये ज्ञान महर्षि पुनर्वसु आत्रेय को दिया। तो जो चरक जो थे वो पुनर्वसु आत्रेय के ही जो है वो शिष्य थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो चरक के जो गुरु थे वो पुनर्वसु आत्रेय जी थे। तो क्या जो चरक थे वो क्या अकेले छात्र थे? नहीं नेहा जी, जो चरक जो थे वो अकेले ही पुनर्वसु आत्रेय के जो है वो शिष्य नहीं थे। आत्रेय के ना बेसिकली 6 शिष्य थे, ऐसा हमें शास्त्रों में देखने को मिलता है, जिसमें भेल थे, जतुकर्ण थे, पराशर थे, हारित थे, शारपाणी थे। लेकिन इन सब में जो थे सबसे मेधावी जो थे, आपको हैरानी होगी, वो अग्निवेश थे। उन्होंने ही सबसे पहले जो है वो अग्निवेश तंत्र लिखा। लेकिन आचार्य चरक ने अपनी वर्षों की रिसर्च और घुमंतु अनुभवों को जोड़कर उस ग्रंथ का ही जो है वो प्रतिसंस्कार किया। आज जिसे हम चरक संहिता कहते हैं वो उसी ज्ञान का सबसे शुद्ध और जो है वो वैज्ञानिक रूप है। आगे चलकर जो है वो दृढ़बल ने इसे पूरित किया था, मतलब पूर्ण किया था। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो यानी कि ये ज्ञान किसी बंद कमरे के एक्सपेरिमेंट से नहीं बल्कि हजारों मील की पैदल यात्रा और गुरु के आशीर्वाद से निकला है। जी नेहा जी, सोचिए एक ऐसा इंसान जो शेषनाग का अवतार माना गया है, तक्षशिला का विद्वान रहा है, लेकिन धूल भरी जो है वो गलियों में वो घूमा हुआ है, जंगलों में उसने अपना प्रवास किया हुआ है ना, और हर दिन अपने स्थान को जो है वो सूरज की भांति जो है वो चलता रहा है, निरंतर चलता रहा है। ऐसे जो है वो आचार्य चरक की जो है वो महानता है। तो दोस्तों, जब हम कहते हैं कि इंडिया इज द विश्व गुरु ऑफ मेडिसिन, तो आचार्य चरक उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कैसे उनके अपने प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता में उन्होंने शरीर के भीतर के सूक्ष्म ब्रह्मांड को डिकोड किया। चरक संहिता में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया का सबसे महान ग्रंथ बनाया है? जी डॉक्टर साहब। देखिए, चरक संहिता में केवल बीमारियों की दवाओं का वर्णन नहीं है। चरक संहिता, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में भी अपनी बात करी थी कि चरक संहिता में आचार्य चरक ने आयुर्वेद के प्रयोजन में ही कहा था कि प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ की रक्षा कैसे की जाए। तो जी डॉक्टर साहब, तो हमने आचार्य चरक की दिव्यता और उनके सफर के बारे में तो जान लिया,
लेकिन जब मैं चरक संहिता को देखती हूँ तो ये किसी आधुनिक मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया से भी बड़ी लगती है। तो क्या ये हमें इसका क्विक स्ट्रक्चर दे सकते हैं आप? इसमें कुल कितना ज्ञान समाया हुआ है? आपके लेंस के थ्रू मैं जानना चाहती हूँ। जी नेहा जी, चरक संहिता का स्ट्रक्चर या ढांचे की अगर हम बात करें तो किसी मॉडर्न कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर की तरह कोडिंग जैसा लगता है। इसमें लगभग 8 स्थान है। जी हाँ, इसको 8 भागों में जो है वो बांटा हुआ है और इन 8 स्थानों में 120 अध्याय हैं और इन 120 अध्यायों में मतलब हर चीज का वर्णन है, जिसे हम अब आने वाले आपके प्रश्नों में इसको हम समाहित करेंगे कि 120 अध्यायों में इन 8 स्थानों में ऐसी क्या बातें लिखी हुई हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी चरक संहिता उतनी ही सटीक बैठती है जितनी कि दूसरी से तीसरी सदी में जो है वो सटीकता के साथ चलती थी। जी डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पढ़ा भी है कि इसमें हजारों की संख्या में दवाइयों के नाम हैं और श्लोक शामिल हैं। बिल्कुल सही। चरक संहिता में नेहा जी लगभग 12,000 श्लोक हैं। ऐसा जो है ग्रंथ में जो है जब हम ग्रंथ को देखते हैं तो इसमें 12,000 के आसपास के श्लोक हैं, लेकिन जब इसे हम गहनता से देखते हैं तो इसमें लगभग 9,200 श्लोक जो हैं वो उपलब्ध हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात हमें प्रभावित करती है चरक संहिता को लेके, वो इसमें वर्णित औषधियां हैं। आप यकीन नहीं करेंगी कि लगभग 2000 से अधिक औषधियों के योग, मतलब ऐसी प्रिपरेशंस, ऐसे फॉर्मूलास जो हर बीमारी का जो है वो इलाज कर सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में भी। तो इस तरह से लगभग 2000 मेडिसिनल फॉर्मुलेशन जो हैं वो चरक संहिता में वर्णित है और 500 से अधिक जड़ी बूटियों का वर्णन। सोचिए कितना गहन बिल्कुल, रिसर्च। 2000 दवाइयां डॉक्टर साहब, 2000 दवाइयों के नाम। तो क्या ये मॉडर्न फॉर्मुलेशंस की तरह काम करती हैं? नेहा जी उससे भी बेहतर। जैसे कि आपको पता है कि ब्रह्मा जी ने जिस ज्ञान को स्मरण करा था और भारद्वाज जी ने धरती पे जिस ज्ञान को लाया था, तो मैंने आपको बताया था कि त्रिसूत्र के सिद्धांत पे ये ज्ञान धरती पे आया था, जिसमें हेतु, लिंग और औषधि, यानी कि हाँ बीमारी क्या है, सिम्टम्स क्या हैं और उस पे हम दवाई क्या दे सकते हैं। जब ये तीनों मिलते हैं तभी जो है वो इलाज पूरा होता है। तो चरक के अंदर जो है इसका बिल्कुल मतलब एक मैं तो डीपली इस चीज के ऊपर पूरा जो है वो रिसर्च करके इसको लिखा गया है। चरक ने देखिए, जब भी हम कोई आप अस्पताल में जाते हैं तब आप देखते हैं वहां पे 4 चीजें होना बहुत ही जरूरी होती है। एक तो डॉक्टर का होना जरूरी होता है, नर्स या कंपाउंडर का होना, फार्मासिस्ट का होना जरूरी होता है ना, दवा का रहना जरूरी होता है और मरीज का रहना जरूरी होता है। तो चरक ने चिकित्सा के चतुष्पाद, 4 स्तंभ का वर्णन सोचिए दूसरी से तीसरी शताब्दी में कर दिया था। जी जी डॉक्टर साहब, तो आपने अलग अलग स्थानों का जिक्र किया, तो अगर हम और भी गहराई में जाएं तो क्या चरक संहिता के ये अलग अलग भाग हमें क्या कुछ सिखाते हैं? जी नेहा जी, चरक संहिता के ना चरक संहिता की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली 8 स्थान है। एक है सूत्र स्थान, एक है निदान स्थान, एक है हमारा शारीर स्थान, एक है हमारा विमान स्थान, एक है हमारा इंद्रिय स्थान, एक है हमारा चिकित्सा स्थान, एक है हमारा कल्प स्थान और अंतिम में जो है वो सिद्धि स्थान। तो अगर हम बात करें सूत्र स्थान की तो नेहा जी मतलब सूत्र स्थान को ना आप यकीन नहीं मानेंगे, इस पूरी संहिता का, इस पूरी टेक्स्ट का, इस पूरे ग्रंथ का ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। इसमें आयुर्वेद के मूल सिद्धांत हैं। इसमें हमारे लाइफस्टाइल्स के बारे में बताया गया है कि हम किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं और इसमें स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या हमारी कैसी हो उसके बारे में बताया हुआ है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए किस तरह से जो है वो स्वस्थ रहे, यानी कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण की जो कल्पना आयुर्वेद में मिलती है, तो सूत्र स्थान के अंदर इसका बड़े ही गहनता से वर्णन किया हुआ है। आगे हम जो है इसी के ऊपर और चर्चा करेंगे। जी
जी डॉक्टर साहब, तो आपने सूत्र चरक संहिता में सूत्र स्थान को चरक संहिता का मस्तिष्क का भी बताया है। तो इसमें ऐसा क्या कुछ खास है जो आज के दौर के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है? जी, नेहा जी, एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सूत्र स्थान के अंदर लगभग जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 अध्याय हैं। अगर मैं पहले ही अध्याय की बात करूँ तो इसमें दीर्घ जीवितीय अध्याय, है ना? जो है वो ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इसके अंदर ना मतलब जो पहला अध्याय है इसके अंदर जो है वो त्रिदंड, अब त्रिदंड क्या होता है? सत्व यानी कि माइंड, आत्मा यानी कि साउल और शरीर यानी कि हमारा ये पंचभौतिक जो शरीर है, इसके बारे में बात की हुई है। तो चरक कहते हैं कि अगर आप सिर्फ शरीर को ठीक कर रहे हैं और मन बीमार है तो आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। तो आज का विज्ञान इसे होलिस्टिक हेल्थ कहता है, जबकि चरक ने हजारों साल पहले त्रिदंड की जो परिभाषा जो है, द ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, है ना, त्रिदंड की जो परिभाषा दे दी थी कि सत्व माइंड का, आत्मा का और शरीर का शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों शुद्ध हैं तभी हम व्यक्ति को स्वस्थ मान सकते हैं। अगर शरीर से आप स्वस्थ हैं लेकिन दिमागी तौर पर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप कल्पना करिए, उसे हम स्वस्थ कभी की डेफिनेशन में ले ही नहीं सकते, उसे हम स्वस्थ व्यक्ति कह ही नहीं सकते। फिर दूसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें अपामाग तुंडली अध्याय है ना? तो इसमें बेसिकली जो पंचकर्म की हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, तो पंचकर्म के अंदर डिफरेंट तरह के, जैसे वमन है, विरेचन है, बस्ती है, नस्य है ना, रक्तमोक्षण है। तो पंचकर्म के अंदर जो बस्ती के लिए जो मतलब मेडिकेटेड अनीमा होता है उसमें किस तरह के द्रव्य मेडिसिन यूज हो, नस्य जो होता है नाक के थ्रू जो हम ड्रॉप्स डालते हैं, है ना, मेडिसिनल ड्रॉप्स डालते हैं, उनकी कैसी, उनमें किन किन द्रव्यों का जो है, वो किन किन मेडिसिन का जो है यूज किया जाए, तो वो सारा का सारा इसके अंदर देखने को मिलता है। नेहा जी, इसके अंदर जो है एक चैप्टर है आरगवदीय अध्याय। तो आरगवदीय अध्याय में डिफरेंट तरह के ऑइंटमेंट्स जो लेप हैं उसके बारे में वर्णन करा हुआ है। स्किन डिसीजेज में हम किस तरह का लेप लगाएं, दर्दों में हम किस तरह का लेप लगाएं। तो मतलब जो आज हम चीजें देखते हैं वो सदियों से पहले जो है आचार्य चरक ने लिखी हुई थी। एक इसके अंदर जो है वो चैप्टर आता है मात्रा शीतीय अध्याय। तो मात्रा शीतीय अध्याय में पूरी दिनचर्या, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से उठने से लेके रात को सोने तक, मतलब कि सुबह कितने बजे उठना है, उठने के बाद में क्या करना है, स्नान कैसे करना है, दातुन कैसे करनी है, आंखों में अंजन कैसे लगाना है, शरीर में अभ्यंग कैसे करना है, पूजा पाठ कैसे करना है ना, तो और खाना कैसे खाना है, ये सारी चीजें बताई हुई हैं। मतलब आप जब इसको डीपली हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब जीवन जीने की कला क्या होती है। ऐसा सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से वर्णन किसी भी चिकित्सा ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा ऐसे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, उनका वर्णन मिलता है। और इसके आगे अगले अध्याय में षड ऋतुओं का वर्णन, 6 तरह की जो ऋतुएं हैं उनका वर्णन किया हुआ है। अदान काल, विसर्ग काल की जब हम बात करते हैं, और किस ऋतु में क्या चीज लेनी है, क्या चीज नहीं लेनी है, इसके बारे में वर्णन किया हुआ। तो सोचिए कितनी डीप रिसर्च रही होगी। बाकी नेहा जी, इसके अंदर एक चैप्टर मिलता है नावेगान धार्य, मतलब लगभग 13 तरह के वेग हैं, है ना, जैसे आंसू है ना, मल है, मूत्र है, इन मतलब शरीर के अंदर ऐसे कौन से वेग हैं जिनको धारण नहीं करना चाहिए। अगर उनको हम धारण करेंगे तो हम डिफरेंट तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में कैंसर है या जितने भी और खतरनाक बीमारियां हैं उन वेगों को धारण करने से होती है। नींद के वेग को अगर हम धारण करते हैं, हमें नींद आ रही है और अगर हम नींद को नहीं लेते हैं तो आपके सामने आप देखते हैं हम कितनी तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। तो ऐसी डीप रिसर्च। बाकी इसके अंदर जो है 13 से लेकर 16 चैप्टर तक में पूरा पंचकर्म, स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक पंचकर्म सेटअप के लिए कैसी कल्पना की गई, मतलब एक पंचकर्म सेटअप कैसा हो
उसके बारे में बताया हुआ है। फिर 8 तरह के निंदनीय पुरुष बताए गए हैं, जैसे बहुत ही गोरा या बहुत ही काला या बहुत ही मोटा या बहुत ही पतला, है ना। इस तरह के 8 तरह के निंदनीय पुरुष बताए गए हैं। और आज आप देखिए ओबेसिटी, अति स्थूल्य, है ना, अधिक ओबेसिटी जो है, अधिक मोटापा जो है, वो डिफरेंट तरह की बीमारियों का कारण बनता है। तो वो सारी बातें जो हैं वो सूत्र स्थान में कही गई हैं। और इतना जो है मतलब अद्भुत ज्ञान जो है हमारे व्यूअर्स को मिल रहा है इस पॉडकास्ट के थ्रू। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब हम पुरानी बातों को पीछे बहुत पीछे छोड़ दिए, इसीलिए आज हर तीसरे घर में हर कोई ना कोई बीमार रहता है। वही जो आपने बताया मोटापा, हर किसी को ओबेसिटी हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो अगर चरक संहिता को एक बार अगर कोई पढ़ भी ले तो बंदा बीमार ही ना पड़े, मतलब बीमारी वही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वापस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमारी ये कोशिश है। हम आगे भी अपने एपिसोड्स में और लाते रहेंगे अपने दर्शकों के लिए। बहुत ही अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब आपने। तो अब हम बात करते हैं उस चीज की जिससे हम सबका गहरा रिश्ता है, यानी कि भोजन। सूत्र स्थान में आचार्य चरक ने दूध, दाल, चावल और पानी तक का इतना सूक्ष्म वर्णन किया है कि आज के जो डाइटिशियंस भी हैरान रह जाएं। उन्होंने भोजन को दवा की तरह कैसे देखा डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूंगी। जी 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 नेहा जी, जैसे ही मैं, क्योंकि सूत्र स्थान की हम बात कर रहे थे, तो सूत्र स्थान के अंदर ये ऐसे विषय हैं जिन्हें अब आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। चरक ने कहा था कि आहार संभव वस्तु, यानी कि यह शरीर भोजन का ही परिणाम है। तो जैसा जैसा अन्न वैसा तन, ये आपने कहावत कहा सुनी ही जाता है हुई कि है। जैसा रहेगा हमारा अन्न वैसा बनेगा हमारा मन। बिल्कुल मन बिल्कुल का रिश्ता है हमारे भोजन से। बिल्कुल। तो आप विश्वास नहीं करेंगे नेहा जी कि चरक संहिता के अंदर जब आप देखते हैं तो मतलब इतनी गूढ़ रहस्य कि दूध के बारे में बताया हुआ है कि दूध किस तरह का लेना है, गाय के दूध के गुण कैसे हैं, भैंस के दूध के गुण कैसे हैं, मतलब डिफरेंट सोर्सेस जितने भी हैं उनके जो हैं वो गुण कैसे हैं। और चरक ने जो है वो गाय के दूध को जो है वो जीवनीय कहा हुआ है, यानी कि लाइफ देने वाला कहा हुआ है। ये केवल मतलब कैल्शियम ही नहीं देता, बल्कि मानसिक ओज, जिसे हम इंटेलेक्चुअल ग्लो कहते हैं, वो भी प्रदान करता है। तो उन्होंने कहा है कि दूध कभी खट्टे फलों और नमक के साथ नहीं लेना चाहिए। तो इसे विरुद्ध अन्न कहते हैं। अगर हम इसे लेते हैं, जैसे आज हम फ्रूट शेक देख लीजिए, है ना, तो अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हम जाने अनजाने में शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को पैदा करते हैं। शरीर के अंदर, शरीर को हम टॉक्सिन से भरते हैं और डिफरेंट तरह के स्किन डिसीजेस और भी कई तरह की बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। बाकी आपको विश्वास नहीं होगा कि किस तरह की दालें, चावल, इन सब का वर्णन बताया हुआ है कि चावल कैसे लें। तो चरक, आचार्य चरक ने षष्टिशाली, जिसे हम रक्तशाली कहते हैं, जो कि 60 दिन में बनकर तैयार हो जाते हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ कहा हुआ है। तो चरक ने बिल्कुल प्रोसेस्ड, जो हम आज के टाइम में प्रोसेस्ड वाइट राइस का यूज करते हैं, उसको निषेध करा हुआ है। चरक ने कहा है कि चावलों में जो श्रेष्ठ है वो षष्टिकशाली है, और बिल्कुल एक गहन बहुत डीप रिसर्च जो है इसके ऊपर की हुई है। फिर शमी धान्य, शमी धान्य में क्या कहा चरक ने कि मूंग की दाल जो है वो दालों की राजा है, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर है और शरीर को क्या करती है, बल प्रदान करती है। फिर उड़द की दाल को एनर्जी बूस्टर कहा हुआ है आचार्य चरक ने, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इसे पचाना भारी है, इसलिए इसका सेवन वही करें जो कि मेहनत करने वाले होते हैं, जो खूब कसरत मेहनत करते हैं। बाकी नेहा जी, जल के बारे में, पानी के बारे में बताया हुआ है। आचार्य चरक ने पानी के ऊपर मतलब इतनी रिसर्च करी हुई है कि जब हम पढ़ते हैं तो मतलब इतने गुण हमें किसी भी ग्रंथ में नहीं देखने को मिलते हैं। आचार्य चरक ने जो अंतरिक्ष का जल है ना, जो रेन वाटर है, इसको बहुत ही शुद्ध माना हुआ है। बाकी गर्म पानी के फायदे तो आप सब जानते ही हैं। पानी तो पानी है, फिर इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? नहीं नहीं, तो नॉर्मल पानी है। बिल्कुल, जब आप चरक संहिता में जल वर्ग को देखेंगे तो इसमें पूर्ण वर्णन मिलता है कि तालाब का जल के क्या गुण हैं, वर्षा के जल के क्या गुण हैं, नदी के जल के क्या गुण हैं, समंदर के जल के,
मतलब इतना ज़्यादा गूढ़ रहस्य, क्योंकि अगर हम इन विषयों पे जाएँगे तो बहुत लंबा पूरा दिन इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन धीरे-धीरे हम इन विषयों पे आएँगे। तो चरक ने, आपने सुना होगा उष्ण जल, जिसे हम उष्णोदक कहते हैं, गर्म पानी, इसके गुणों को कहा हुआ है। और ये भी कहा है कि ये मेटाबॉलिज्म को हमारे बूस्ट करता है, अमृत के समान है। जो वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए ये बिल्कुल बहुत ही जो है अच्छी औषधि के रूप में इसको कहा हुआ है। कफ को कम करता है, फैट को जो है वो काटता है ना? तो ये बहुत ही गूढ़ रहस्य की बातें जो है आचार्य चरक ने बताई है। और एक रूल बताया है कि खाने के बीच में थोड़ा-थोड़ा पानी जो है वो हमें लेना चाहिए। लेकिन जो शरीर को दुबला करना चाहते हैं वो प्रारंभ में जो है वो पानी ले लें, और जो शरीर को जो है स्थूल करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, वो बाद में जो है, अन्न के बाद में जो है वो पानी ले सकते हैं। तो ऐसे गूढ़ रहस्य जो हैं, फिर आप यकीन नहीं करेंगे नेहा कि फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में जो है एक बहुत ही जो है सारा का सारा वर्णन हमें चरक संहिता में देखने को मिलता है। इसमें एक आंवला जो है ना, आमल की जो होती है, उसको सर्वश्रेष्ठ कहा हुआ है बहुत व्यवस्थापन का। गुणकारी है, बहुत जी, गुणकारी होता है जी, आंवला। एज एज रिवर्स करने वाला, एज को रिवर्स करने वाला कहा हुआ है। और आप देखते हैं कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा अगर किसी में पाया जाता है तो वो आंवला में पाया जाता है ना? तो इस तरह से जो है बहुत ही डीप जो है वो हमें रिसर्च देखने को मिलती है चरक सूत्र स्थान में। डॉक्टर साहब, आज की डेट में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, कैलोरी काउंटिंग की बात करते हैं, तो क्या चरक ने इस पर भी कुछ कहा है? चरक कैलोरीज तो नहीं नेहा जी, लेकिन जो है अग्नि की बात करता है। जी हाँ, आपकी भूख का आधा हिस्सा जो है वो सॉलिड होना चाहिए, यानी कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें लगभग हाफ पार्ट जो है वो सॉलिड होना चाहिए, और वन फोर्थ जो है वो लिक्विड होना चाहिए, और वन फोर्थ जो है वो खाली रहना चाहिए। मतलब जितनी आपकी भूख है उसका वन फोर्थ जो है वो आपको नहीं लेना है। तो जो है ये कैलोरीज की तो नहीं, लेकिन अग्नि की बात जो है वो चरक ने करी हुई है, जो कि उतनी ही सटीक है जितनी कि कैलोरीज कैलकुलेशन का जो नियम है वो अगर हम देखें तो अग्नि भी सेम वैसे ही हमें देखने को मिलती है। लेकिन हो क्या रहा है, आज हम विभिन्न तरह के आहार विरुद्ध, सहयोग विरुद्ध, काल विरुद्ध, है ना, चीजों का सेवन कर रहे हैं। अगर जो चीजें नहीं हमें करनी चाहिए हम वो कर रहे हैं। जैसे ग्रंथों में कहा है कि शहद को कभी गर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन आज क्या हो रहा है, शहद को गर्म किया जा रहा है। चरक ने क्या कहा था, उष्ण मधु मारियति। लेकिन अगर आप केक्स में देखें, पेस्ट्रीज में देखें, है ना, तो क्या हो रहा है, वो शहद को गर्म करके जो है वो डिफरेंट तरह के आहारों में यूज किया जा रहा है। मॉर्निंग ड्रिंक लोग पीते हैं, गर्म पानी में शहद को घोल के मॉर्निंग ड्रिंक लोग पीते हैं, नहीं, वेट उस कम करने के जी, लिए। उसको हम डाल सकते हैं क्योंकि उसको हम गर्म नहीं कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन गर्म नहीं करना है, डायरेक्ट हीट नहीं करना होता है शहद को। जी। अगर हम ऐसा करते हैं तो जाने अनजाने में डिफरेंट तरह के जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर हैं, उससे हम ग्रसित हो जाते हैं। तो आप बता रहे थे डॉक्टर साहब कि मेनली लोग खाने पीने में भी लोग कोताही कर रहे हैं, जिस चीज को किसी के साथ नहीं लेना चाहिए, जैसे दूध के साथ नमकीन नहीं लेना चाहिए, वो भी जी, लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। अक्सर आपने देखा होगा कि चाय के साथ, जैसा कि मैं अगर मैं चाय के साथ नमकीन ले रही हूँ तो क्या मैं आचार्य चरक के संविधान का क्या उल्लंघन कर रही हूँ? हालांकि मैं बिल्कुल। आपको बता दूं डॉक्टर साहब, चाय नहीं पी थी, मैं चाय के साथ ही खिलाफ हूँ, लेकिन अगर मैं व्यूअर्स के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो क्या कोई भी इंसान अगर चाय के साथ नमकीन खा रहा है तो क्या वो आचार्य चरक के संविधान का उल्लंघन कर रहा है? बिल्कुल नेहा जी, चाय के संदर्भ में ये है कि एक तो चाय हमारे देश की है ही नहीं, ये बाहर से लाई हुई है, तो हमारा शरीर कभी भी इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो है चाय पी भी भारत में ही जाती है। खैर, चाय के साथ में अगर आप नमक का सेवन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप चरक के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। आप प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं। प्रज्ञा अपराध
का मतलब होता है कि जाने अनजाने में किए हुए ऐसे काम जो कि भविष्य में हमें घातक परिणाम देते हैं। हम जाने अनजाने में कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। चरक ने नमक और क्षार के अति सेवन को जो है वो वर्जित कहा किया हुआ है कि इसे लगातार सेवन नहीं करना चाहिए, और दूध के साथ तो कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। और आज भी हाई सोडियम जंक फूड आप देख ही रहे हो, जितना भी हमारा जंक फूड है उसमें हाई सोडियम कंटेंट होता ही है, और हम डिफरेंट तरह की बीमारियों से ग्रसित हो ही रहे हैं, पूरी दुनिया हो रही है। और अब सब मानते हैं इस चीज़ को कि जितना भी फास्ट फूड है, जितना भी जंक फूड है, वो कई रोगों का कारण है। सभी सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, बिल्कुल ज्ञानवर्धक बातें यहाँ पर हो रही हैं। डॉक्टर साहब हमें बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। तो आज से आप भी अगर चाय के साथ नमकीन लेते हैं या दूध के साथ नमक का सेवन करते हैं तो आज ही ये बंद कर दें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक है। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं चरक संहिता के सबसे हेरोइक हिस्से पर, चिकित्सा स्थान। लोग अक्सर कहते हैं कि आयुर्वेद केवल चूर्ण चटनी है, लेकिन ये भाग तो कुछ और ही कहता है ना? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नेहा जी, चरक का चिकित्सा स्थान ये साबित करता है कि महर्षि चरक दुनिया के पहले इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट थे। आज हम बात करते हैं जिन योगों की या जिन औषधियों की, उससे भी कहीं ज्यादा का वर्णन जो है वो आचार्य चरक ने, जिन बीमारियों का इलाज आज भी संभव नहीं है, उन बीमारियों के बारे में, उन बीमारियों के इलाज के बारे में आचार्य चरक ने दूसरी से तीसरी शताब्दी में ही पूरी की पूरी बात कर दी थी। पूरा का पूरा वर्णन अपनी चरक संहिता में जो है वो लिख दिया था। आप देखें अगर आचार्य चरक के चिकित्सा स्थान को, तो लगभग जो है 30 अध्याय के अंदर लगभग मैक्सिमम सभी बीमारियों को कवर कर दिया हुआ है। चरक संहिता के पहले ही अध्याय में रसायन और बाजीकरण की बात करी हुई है, यानी बीमारियां तो बाद में शुरू हुई हैं, पहले ही रसायन और बाजीकरण का वर्णन किया हुआ है। अब रसायन जो है वो एंटी एजिंग है ना, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि किस तरह से हम जो हैं अपने सेल्स को जो है बचा के रखें, उन्हें ज़्यादा समय तक जो है हम बूढ़ा ना होने दें। तो ऐसे बहुत सारे योग जो हैं वो रसायन चिकित्सा में हमें देखने को मिलते हैं। आज के टाइम में हम बात करते हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की, तो बहुत से रसायन जो है चिकित्सा के अंदर ऐसे बहुत से योग मिलते हैं, ऐसी बहुत सी फॉर्मुलेशंस मिलती हैं जो हमारे शरीर को जो है वो रोगों से लड़ने के लिए जो है वो इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, हमारे शरीर में ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं जो आज के किसी भी पैथी के अंदर संभव नहीं दिखती हैं जी। इसके अंदर जो है वो बाजीकरण का जो है वो वर्णन करा हुआ है। अगर आप देखें तो आज के टाइम में कोई भी पैथी के अंदर ऐसे कोई योग नहीं है जहां पे मेल्स में अगर स्पर्म काउंट कम हो, है ना, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, है ना। अगर कोई मेल इनफर्टिलिटी है ना, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो किन योगों के द्वारा जो है उसके स्पर्म क्वालिटीज को बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो चरक संहिता के बाजीकरण अध्याय में मिलती हैं। और उसके बाद में अगर हम आगे जाते जाएं तो ज्वर, है ना, फीवर, तो किन किन कारणों से ज्वर हो सकता है उसके बारे में बताया हुआ है। डिफरेंट तरह के वायरल बैक्टीरियल जो वर्णन है ना, वो चरक संहिता के अंदर हमें देखने को मिलता है। डिफरेंट तरह के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की बात मिलती है। डायबिटीज, प्रमेय, लगभग 20 तरह के प्रमेय, इतना गहन रिसर्च जिसे हम आज भी नहीं हम ढूंढ पाए हैं कि वो 20 तरह के प्रमेय, इतनी डीप रिसर्च थी कि अब भी हमें समय लगेगा कि ये बात किसके बारे में की गई थी। स्किन के बारे में, लेप्रोसी, श्वित्र, तो डिफरेंट तरह की स्किन डिसीजेस के बारे में जो है पूरा वर्णन मिलता है। और अगर हम बात करें ना तो उन्माद, अपसमार, एपिलेप्सी हुआ या जितनी भी हमारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में पूरा वर्णन मिलता है। उनका पूरा ट्रीटमेंट कैसे किया जाए
उसके बारे में वर्णन मिलता है। और आज हम देखते हैं तो डिफरेंट तरह के अनीमिया प्रोग्राम्स है ना, जो खून की कमी के प्रोग्राम्स पूरे देश भर में चलाए जाते हैं अनीमिया को दूर करने के लिए। तो अनीमिया के लिए पांडु रोग का वर्णन हमें चरक में मिलता है। मतलब एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है। और किन योगों के द्वारा, किन उपायों के द्वारा, किन दवाइयों के द्वारा हम जो है अनीमिया को ट्रीट करें, ये हमें देखने को मिलता है। टीवी, एक पूरा का पूरा प्रोग्राम चलता है देश भर में, पूरे विश्व में टीवी के ऊपर राज्यशमान नामक चैप्टर मिलता है पूरा का पूरा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि सारी बीमारियां, अर्श जिसे हम पाइल्स कहते हैं है ना, तो बिना ऑपरेशन के कैसे ठीक किया जाए, डायरिया, डायसेंट्री है ना, ये सारी जो हैं वो बीमारियां हमें लगभग चरक स्थान में देखने को मिलती हैं। पैरालाइज्ड के पेशेंट, तो वात व्याधि के अंदर डिफरेंट तरह के जितने भी जो हमारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके समाधान की बात करी हुई है। तो आप नेहा जी विश्वास नहीं करेंगे कि वात रक्त, जो हमारा यूरिक एसिड होता है, तो यूरिक एसिड को कैसे ठीक किया जाए, उसके सारे योग चरक संहिता के अंदर मिलते हैं। तो मतलब ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसको आचार्य चरक ने कवर नहीं किया, उसके लक्षण बताए, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या कैसे इनको ठीक किया जाए, और ये पुनः द्वारा से नहीं हो उसके लिए क्या उपाय किए जाएं, इन सबका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो आप खुद सोचिए कितनी गहन रिसर्च रही होगी आचार्य चरक की। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल अद्भुत अद्भुत ज्ञान है। मतलब कि चिकित्सा स्थान जो है वो केवल दवाओं की लिस्ट नहीं है, ये एक डॉक्टर का युद्ध कौशल है। तो क्या डॉक्टर साहब आचार्य चरक ने जहर के बारे में भी कुछ बताया है? जी हाँ नेहा जी, मैं इसमें स्किप कर गया। एक पूरा चैप्टर चिकित्सा स्थान के अंदर विष चिकित्सा नाम से मिलता है, जिसमें ना मतलब हर परिप्रेक्ष्य को देखा गया है। डिफरेंट तरह के सांप अगर काट जाए तो उसकी क्या चिकित्सा है, बिच्छू, कीड़े, पतंगे, मतलब डिफरेंट तरह के जितने भी स्थावर या जांगम सोर्सेज हैं विष के, उसके बारे में जो है यहाँ पे वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में तो विष कन्या का भी वर्णन मिलता है कि मतलब किस तरह से राजाओं को मारने के लिए विष कन्या उसका यूज किया जाता था। फिर राज वैद्य जो होते थे वही ये सुनिश्चित करते थे कि राजा को भोजन जो देना है उसकी परीक्षा कैसे की जाए। सोचिए आपके सामने खाना पड़ा है और आपको उसको एग्जामिन करके देना है, तो उस खाने को एग्जामिन करने की पूरी टेक्निक्स उस समय विद्यमान थी। और मतलब इतनी लंबी साइंस जिसके बारे में हम जो है वो कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वही है ना, सिर्फ अगर अभाव है तो रिसर्च का अभाव है। मैंने पहले ही पॉडकास्ट में बात करी थी कि अगर इन विषयों के ऊपर रिसर्च होना शुरू हो जाए तो हमें चिकित्सा के क्षेत्र में तो विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं उस अध्याय की जो थोड़ा सा डरावना भी है और थोड़ा जादुई भी है। जी हाँ, इंद्रिय स्थान। मैंने सुना है कि इसमें आचार्य चरक ने मृत्यु के आने के संकेतों के बारे में भी बताया है। तो क्या ये सच है? आपके लेंस के थ्रू मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल नेहा जी, जब मैं एक आयुर्वेद का छात्र रहा और पहली बार जब मैंने इस स्थान को देखा, इसके अंदर लगभग 12 चैप्टर्स हैं इंद्र स्थान के अंदर। तो जब इसको देखा तो पहली बार में तो मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ, और मतलब मेरा हंस हंस के बुरा हाल हुआ था कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यूं ही ये बातें लिखी हुई हैं। लेकिन जब मैं चिकित्सा क्षेत्र में आया, जब मरीजों को देखना शुरू करा, और जब क्रिटिकल पेशेंट्स हमने देखना शुरू करे, या जो मृत्यु के पास पेशेंट हैं उनको हमने देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि इंद्रिय स्थान के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो इतनी प्रामाणिक हैं। जी हाँ नेहा जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि इंद्रिय स्थान के अंदर ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि उसको अगर हम अप्लाई करें तो हम 1 साल पहले ही लगभग प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसके अंदर ये अरिष्ट आ रहे हैं। तो एक तरह से एडवांस्ड क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जो है आचार्य चरक ने इंद्रिय स्थान के अंदर करी हुई है, जिसमें उसने विभिन्न तरह के अरिष्ट बताए हैं कि अगर ये अरिष्ट लक्षण दिख रहे हैं तो रोगी कितने समय तक जीवित रहेगा। ये अपने आप में एक अद्भुत
मतलब सोच के ही इसको अद्भुत लगता है, लेकिन ये जब आप मरीज के लक्षणों के ऊपर देखते हो तो बिल्कुल सटीक और सत्य दिखता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अद्भुत ज्ञान है ये। तो क्या सपनों में भी बीमारी का पता चलता है? जी नेहा जी, आचार्य जो चरक ने इंद्रिय स्थान के में गंध और स्वाद, जब रोगी में या रोगी के शरीर की या रोगी को ऐसे कौन कौन से लक्षण होंगे, अगर कि वो गंध से ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या जो है वो अरिष्ट है। स्वाद में जो है कि अगर चेंजेस लगते हैं तो कितना अरिष्ट है, क्या अरिष्ट है। जैसे अगर किसी गंभीर बीमारी किसी व्यक्ति को लगी हुई है और उसके शरीर से जो है वो चमेली की खुशबू आ रही है, या जो है सड़े हुए मांस की जो है वो खुशबू आ रही है, तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि सेल्स अपनी हार मानना शुरू कर गए हैं। तो सोचिए। बाकी छाया और प्रभा, जब हम चलते हैं तो हमारी शैडो बनती है। तो चरक ने ये कहा कि अगर आप मृत्यु के आसपास हैं तो आपकी जो छाया है वो विकृत हो जाती है, वो छिन्न भिन्न हो जाती है। तो ऐसा मैंने खुद कुछ पेशेंट्स पे अनुभव किया। जी नेहा जी। डॉक्टर साहब, ये तो मुझे बहुत ही थ्रिलर जैसा लग रहा है। तो क्या एक आम इंसान भी इसे समझ सकता है? जी बिल्कुल। इसके मतलब इसमें कुल 12 चैप्टर्स हैं और बहुत ही छोटा जो है ये मतलब एक स्थान है। तो ज्ञान के लिए तो जरूर इसको मतलब देखना चाहिए, क्योंकि इसमें चिकित्सा की कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे कौन से अरिष्ट हैं जिसे देखकर हमें मरीज की स्थिति का पता लग जाता है। तो जैसे कि आपने स्वप्न की बात करी, तो नेहा जी इसके अंदर जो है ऐसे मतलब स्वप्नों का वर्णन है कि कौन सा स्वप्न जो है वो फल देने वाला है, कौन सा स्वप्न है जो निष्फल है, जिसका कोई प्रभाव नहीं होता। और अक्सर आपने सुना होगा ना कि सुबह के टाइम के जो सपने होते हैं वो सच होते हैं, है ना। तो इसके अंदर पूरा वर्णन मिलता है देखने का। जो सपने होते हैं, खास करके ब्रह्म मुहूर्त के जो सपने होते हैं वो सच होते हैं, ये जी सुना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अंदर जो है ना बिल्कुल पूरा वर्णन मिलता है कि कैसा स्वप्न आ रहा है, तो हमें कौन सी बीमारी होने की संभावना है, यहां तक का वर्णन है। कि अगर मतलब आपको स्वप्न में कुछ दिख रहा है, खून दिख रहा है, या चंडाल ले जाते हुए दिख रहे हैं, कुत्ते घसीट रहे हैं, या आप डिफरेंट तरह के लोगों के साथ में मदिरा शराब का पान कर रहे हैं, तो कौन कौन सी बीमारी होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये पूरा वर्णन हमें देखने को मिलता है कि स्वप्नों में आपको जो दिख रहा है तो वो आने वाली किस बीमारी का संकेत है। सोचिए कि अगर वो चीज हमें पहले ही पता चल जाए कि मैं आने वाले समय में डायबिटीज से ग्रसित हो सकता हूं, मैं आने वाले समय में स्किन डिसीज से ग्रसित हो सकता हूं, मैं कैंसर से ग्रसित होता हूं, तो पहले से ही अगर मैं उसके लिए प्रिकॉशन लेना शुरू कर दूंगा, तो ये मतलब एक अलग तरह का रिसर्च का विषय है नेहा जी। और ये पूरा वर्णित है चरक के डॉक्टर अंदर। साहब, आज की डेट में लोगों को समझाना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लोग मानने से ही इनकार कर देंगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए नेहा जी, थोड़ा ये हाँ बिल्कुल, ये ऐसे विषय हैं जिनको अनुभव किया जा सकता है। अब आप कल्पना करिए कि हमारा ये शरीर है ना, और ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर है। इसके अंदर जब तक आत्मा है तब तक इस शरीर का जो है हर कोई सम्मान करता है, लेकिन जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो इस शरीर की क्या दुर्दशा होती है आपने देखा ही है। इस शरीर को ही मृतदेह कह दिया जाता है, डेड बॉडी के नाम से पुकारा जाता है। तो ये कह देना सिर्फ कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये मात्र हमारा जो है हम मैं कहूँ हमारे नॉलेज की कमी है, हमारी रिसर्च की कमी है। लेकिन ऐसा है नहीं है कि ये एक अंधविश्वास है या ये सिर्फ एक मतलब लिखी हुई बातें हैं या सुडो साइंस है, ऐसा नहीं है। मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को देखिए। अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं तो अपने अनुभव जो हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ भी शेयर करिए, ताकि दुनिया से आयुर्वेद के प्रति जो गलत धारणाएं लोगों में जाती हैं वो ना जाएं। तो ये एक साइंस है, इसमें मतलब कुछ भी ऐसा अंधविश्वास वाला नहीं है। जी।
बिल्कुल, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जो भी पॉडकास्ट में हम बताते आए हैं आपको, ये कोई भी अंधविश्वास वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सच है। और आप अगर ऐसा अनुभव करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो डॉक्टर साहब, अब हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हुए उस हिस्से की बात कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही आधुनिक वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं, यानी कि विमान स्थान। यहाँ विमान का मतलब कहीं उड़ने वाला जहाज तो नहीं है? नहीं 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 जी, ऐसा नहीं है। यहाँ विमान का अर्थ उड़ने वाला जहाज बिल्कुल भी नहीं है। विमान का अर्थ है विशिष्ट मान, यानी कि एक स्पेसिफिक मेजरमेंट, है ना। यानी कि वह स्थान जहां पर किसी चीज को मापा जाए, तोला जाए। ये पूरा का पूरा सेक्शन ना एक तरह से रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर आधारित है। ये पूरा का पूरा एक पब्लिक हेल्थ का जो है वो स्थान है। इसके अंदर जनपदोध्वंस, यानी कि जो महामारी होती है, एपिडेमिक होता है, जैसे कोविड काल में आपने देखा, जब भी कोई महामारी आती है तो उससे पहले क्या लक्षण दिखते हैं और क्यों ये सब चीजें हो जाती हैं, और क्या क्या हमें पहले से ही सावधानियां रख लेनी चाहिए, और जब वो चीज हो रही है, वो महामारी चल रही है, तो क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। इन सब का वर्णन जनपदोध्वंस अध्याय में मिलता है। और जो है इसके इस पूरे अगर हम चैप्टर की बात करें विमान स्थान की, तो इसमें आहार विधि के बारे में भी पता चलता है कि हम जो खाना खाते हैं वो कैसा होना चाहिए। और आहार विधि विशेषायतन की बात करी हुई है, खाना किस तरह से लिया जाए, यानी एक तरह से जो डाइटिशियन कोर्स होता है उसके क्या सिद्धांत होते हैं। तो शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है वो हमें पूरा का पूरा यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे खाते हुए बात नहीं करनी है, ज़्यादा गर्म खाना नहीं लेना है, बहुत ठंडा खाना नहीं लेना है, एकांत में बैठ के खाना खाना, ऐसी बहुत सी बातें जो हम आने वाले पॉडकास्ट में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये हमें जो है इस चैप्टर के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। फिर हमारी अग्नि, जो हमारी डाइजेशन पावर होती है, उसके बारे में हमें यहाँ पे वर्णन मिलता है। और सबसे ज़्यादा ना इस स्थान के अंदर दशविध परीक्षा, मतलब पेशेंट एग्जामिनेशंस की 10 ऐसी विधियां मिलती हैं कि पेशेंट को कैसे एग्जामिन करके हम उसका सटीक डायग्नोस बना सकें। तो विमान स्थान एक तरह से मतलब बड़ा ही साइंटिफिक पब्लिक हेल्थ की तरह जो है के परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए उसके ऊपर आधारित स्थान है। डॉक्टर साहब, डाइट के बारे में तो आज हर कोई बात करता है, लेकिन विमान स्थान की डाइट में क्या ऐसा खास है? जी, चरक ने मैंने आपको कहा ना कि अष्ट आहार विधि जो है का वर्णन जो है वो अपने फर्स्ट चैप्टर में ही विमान स्थान में किया हुआ है, जहां पे ये बताया हुआ है कि कैसा खाना खाएं और कैसा खाना नहीं खाएं। तो कच्चा अनाज और पका हुआ अनाज जो है वो कैसे शरीर पे अपना अलग अलग प्रभाव डालते हैं, उसका वर्णन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और ना हर स्थान की डाइट सेम नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि मैं हिमाचल में हूँ तो हमारे यहाँ का खान पीन अलग है। इसके बाद अगर हम पंजाब में जाएं तो वो बहुत ही मेहनती होते हैं, मतलब मेहनती तो खैर हर जगह होते हैं, लेकिन उनका काम उस तरह से बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उनकी डाइट अलग तरह की होती है। वहीं अगर हम राजस्थान में चले जाएं तो वहाँ की डाइट अलग है। वहीं अगर हम नीचे साउथ में चले जाते हैं तो वहाँ की डाइट अलग है। और अगर हम अगर पूरे विश्व की बात करें तो आप देखिए भारतीय जो है व्यंजन व्यवस्था अलग है, चीन की अलग है, यूरोप की अलग है। तो मतलब चरक ने ये चीज बहुत समय पहले ही कह दी कि देश काल के हिसाब से ही आहार की व्यवस्था होती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक जैसे अभी ट्रेंड चला हुआ है कि हाँ जैतून का तेल, जैसे जैतून का तेल उसको क्या कहते हैं नेहा जी, मैं इसमें स्किप कर रहा हूँ। ऑलिव ऑयल, डॉक्टर साहब, ऑलिव ऑयल कहते हैं। जी हाँ, ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल जरूरी नहीं है कि अगर पश्चिम के लोगों को ये सूट कर रहा है तो हमें भी सूट करेगा। देखिए एक सिद्धांत है कि आप जिस देश के हैं, जिस स्थान के हैं, तो आपके जिस देश और स्थान में जो चीज मिलती है आप उसी के लिए साथ में होंगे, आपका शरीर उसी के लिए साथ में होगा। इसलिए अगर जैतून वहां के लोगों को सूट कर रहा है तो आपको भी सूट करेगा, ऐसा नहीं है। तो इस मिथ से भी हमें बाहर निकलना पड़ेगा।
है ना। जी। एवोकाडो और अगर जैसे वाह, आप हाँ, एवोकाडो अगर वहां पे पश्चिम के लोगों को फायदेमंद कर रहा है तो आपको भी करेगा, ऐसा नहीं है। उससे कहीं ज्यादा आजकल तो आंवला। हर एवोकाडो, एवोकाडो सैलेड, एवोकाडो टोस्ट, ये तो बन ही रहा है। अरे हमारे तो हर जगह आंवला, आंवला देख लो, पूरे देश में हर जगह मिलता है। तो हमारे लिए तो बना ही आंवला है। तो जी। कहीं ना कहीं विमान स्थान के अंदर जो है ये सारी चीजें जो है जी। हमें और देखने को मिलती हैं। वर्तमान काल में गुरु शिष्य संवाद का भी जिक्र किया गया है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नेहा जी, चरक के विमान स्थान में जो है त्रिविध रोग विशेष विज्ञान की बात करी हुई है, यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन के 3 तरह के तरीके जो कि बिल्कुल मतलब अद्भुत हैं। जैसे आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। मतलब युक्ति चरक की ही देन है वैसे। तो आप्तोपदेश का मतलब होता है कि हमारे महान वैज्ञानिकों ने क्या लिखा, आप्त पुरुषों ने क्या बताया, है ना। जो हम किताबें पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, या डिफरेंट तरह का जो हमारा सिलेबस होता है उसको पढ़ते हैं, वो आप्तोपदेश है। फिर जब प्रत्यक्ष हम उस चीज का अनुभव करते हैं तो उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे किसी भी चीज को जब हम फील करते हैं अपने प्रत्यक्ष रूप से। और फिर अनुमान, कई जगह पे हम अनुमान लगाते हैं चीजों का तर्क और लॉजिक के हिसाब से, तो उसे हम अनुमान कहते हैं। और फिर अंत में इन सारी चीजों का समावेश करके हम एक 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 युक्ति लगाते हैं कि ये चीज हम ऐसे करते हैं तो हमें फायदा होगा। तो ये सारा का सारा वर्णन जो है वो विमान स्थान में देखने को मिलता है। आप सोचिए, आप तो प्रदेश प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, कितना कितना सटीक ज्ञान जो है वो चरक ने बताया हुआ है ना। तो ये हो गया। उसके बाद में एक स्रोतस विज्ञान की अगर हम बात करें तो डिफरेंट जो हमारा पूरा सिस्टम है ना, ये चैनल्स के द्वारा पूरा सिस्टम जो है वो आयुर्वेद में ऐसा माना हुआ है कि पूरे के पूरे चैनल्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। और टॉक्सिन्स भी इन्हीं के अंदर जो हैं इन्हीं चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। तो जब हम बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो हम इन चैनल्स को क्लेंज करते हैं। और जब ये चैनल्स हमारे क्लेंज हो जाते हैं, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है, तो हम अपने आप ही बीमारियों से जो हैं वो जो भी हमारी बीमारी लगी हुई है उनसे हम ठीक हो जाते हैं। तो सोचिए कितना गहन रिसर्च कि बॉडी को, कि किस ऑर्गन्स को कैसे डिटॉक्सिफाई किया जाए, उसके बारे में पूरा का पूरा वर्णन मिलता है। एक तरह से माइक्रो सर्कुलेशन और मतलब लिम्फेटिक सिस्टम तक की रुकावट जो है वो आप जो है कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका वर्णन जो है वो यहाँ पे मिलता है। यानी कि उस समय का जो विज्ञान था वो किसी ब्लाइंड फेथ पर नहीं बल्कि लॉजिकल डिबेट पर टिका हुआ था।